नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे G7 2025 के बारे में, जो कनाडा ने होस्ट किया था, जिसको लेके बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। तो आज मैं आपको पूरा G7 का इतिहास और वो विवाद क्यों था और उस विवाद के पीछे क्या क्या घटनाएं हुए, हम सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला विवाद आया कि G7 में आज तक इंडिया को बुलाया जा रहा था, लेकिन इस बार 2025 में नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों? इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर लेके भारत की विपक्षी पार्टियों ने बहुत ही हमला किया बीजेपी और मोदी सरकार पर कि ये भारत की विफलता है, क्योंकि G7 जैसे सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में इंडिया को नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन इस सम्मेलन में जो नहीं बुलाया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इसका होस्ट कंट्री कनाडा था और यूएसए ऑलरेडी इंडिया से खुन्नस खाया हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान का जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसको लेके, तो कनाडा और यूएसए नहीं चाहता था। और यूएसए और कनाडा दोनों ही G7 के मेंबर्स हैं, इसलिए इंडिया को इनवाइट नहीं दिया गया। लेकिन बाद में कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके आमंत्रित किया और इंडिया G7 में एज ए गेस्ट के तौर पर गया, क्योंकि G7 में यूएसए कनाडा के अलावा जो G5 और जो कंट्री है, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा कि G7 में कौन कौन कंट्री मेंबर्स हैं, उन लोग चाहते थे कि इंडिया आए। तो जब 5 लोगों का वीटो पावर चल रहा था, तो यूएसए और कनाडा चाह के भी कुछ नहीं कर सके और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी G7 2025 में सम्मिलित हुए और वहां पर जाके अपनी छाप छोड़ी। G7 का इतिहास 1975 से शुरुआत होता है। उस समय G7 नहीं हुआ करता था, उस समय G6 हुआ करता था। और पहला जो मीटिंग हुआ G6 का, वो फर्स्ट और लास्ट मीटिंग है, क्योंकि 75 के बाद 76 में यूएसए मेंबर हो गया और उसके बाद G6 से ये कन्वर्ट होके G7 हो गया। और 1976 से लेके 1996 तक G7 की कंट्री इसको सम्मिलित होते रही और यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वर्ल्ड डेवलपमेंट हो, डिस्कशन हो, इकोनॉमिक फोरम है, हर चीज पर यहाँ पर चर्चा हो रही थी। तो इसके बाद 1997 में रसिया को इंक्लूड कर दिया गया और 2013 तक रसिया इंक्लूड था, तो ये G7 से कन्वर्ट होते हुए G8 हो गया। लेकिन 2014 में रसिया को हटा दिया गया। तो अगेन 2014 से लेकर 2025 जो अभी जस्ट खत्म हुआ है कनाडा में G7 का कॉन्फ्रेंस, अभी सिर्फ 7 मेंबर्स हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2014 से लेके अभी तक इंडिया हमेशा गेस्ट बनता हुआ आया है। अब इसमें कौन कौन से कंट्री मेंबर है G7 में, ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और कनाडा। तो ये G7 है। 2013 तक में रसिया भी था, लेकिन आज के डेट पर ये 7 कंट्री हैं जो G7 के हिस्सा है। और काफी लंबे समय से इंडिया एज ए गेस्ट इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा है। ये एक आपके सामने फोटोग्राफ्स है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि 2014 से लेकर 2025 तक इंडिया जब भी एज ए गेस्ट गया है, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति गया है। मतलब यहाँ पर कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ। वहीं पर हम देखते हैं यूके में 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, इटली के 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, यूएसए में 4 प्राइम मिनिस्टर, बोराक ओबामा हो चाहे ट्रंप हो, ट्रंप 2 बार अटेंड कर चुके हैं। इसी तरीके से जापान में भी 4 प्राइम मिनिस्टर ने किया है, कनाडा के 3 प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड किया है, जर्मनी के चांसलर जो है 3 चांसलर ने किया और फ्रांस के प्रेसिडेंट 2। लेकिन इंडिया ही एक इकलौता देश है जो 2014 से लेकर 2025 तक एक सिंगल शासना अध्यक्ष ने अटेंड किया है, जो इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। ट्रंप साहब एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल इस G7 में छोड़ के गए। आप ये बताओ, आप किसी शादी में, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में गए हो, आप वहां से
एकाएक बीच में छोड़ के आ जाते हो, रीजन कुछ भी हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, इसमें बेइज्जती क्या जो बुलाया है उसकी है या आपकी है? मेरे अनुसार तो जो व्यक्ति छोड़ के आता है वो उसकी गलती है। अगर उसके लाइफ में ऐसा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो तब समझ में आता है। तो यही चीज यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने किया। G7 में तो गए, लेकिन पहले ही दिन के कॉन्फ्रेंस के बाद वो वापस आके और मोदी और किसी भी शासनाध्यक्ष से उन्होंने मीटिंग नहीं की, क्योंकि उनको बहुत सारे डर सता रहे थे। उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये बीच में ही मीटिंग क्यों छोड़े? तो सबसे पहला चीज है कि बीच में मीटिंग छोड़ने से यूएसए का इंप्रेशन खराब होगा। क्यों? क्योंकि बीच में छोड़ने का सिर्फ एक चीज हो सकता है कि ऐसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि G7 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, कॉन्फ्रेंस है, जिसका शेड्यूल एक साल पहले डिसाइड हो जाता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर ये तो मुझे एक दिन पहले पता चला और मेरे 50 और काम थे। और यूएसए और कनाडा इतना दूर है नहीं, और यूएसए अपने प्रेसिडेंट जब भी कहीं विजिट करता है तो उसको एक महीना पहले ही उस जगह को देख लेता है, और उसके सारे काम करने की चीज, टेक्नोलॉजी, सुविधा यूएसए के प्रेसिडेंट को उस समय उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है, ताकि किसी भी एक्शन को लेने में, किसी भी डिसीजन को लेने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो बीच में इस तरीके से छोड़ के जाना ये बहुत ही बुरा था। तो इस पर फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने चुटकी ली। उन्होंने बोला कि ट्रम्प साहब इस बार ईरान और इजराइल में सीज फायर करवाने के लिए जा रहे हैं। तो इस पर ट्रम्प को आ गया गुस्सा, और उन्होंने बोला कि ये पब्लिसिटी स्टेटमेंट है, मैं किसी और काम से जा रहा हूं। तो जब इन्होंने G7 जैसे कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ के चले गए, तो उसके 3-4 दिनों तक ऐसा कोई काम दुनिया को नहीं पता चला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और G7 से भी ज्यादा, हाँ, एक चीज पता चला कि उन्होंने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के जनरल को बुलाया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी कोई औकात नहीं है। वहां पर जो भी डिसीजन लेना है वो आर्मी जनरल से ही लेना है, तो उसको बुलाया। तो आप एक किसी गेस्ट को बुलाने के लिए G7 जैसे कॉन्फ्रेंस को छोड़ देते हो, और कोई भी एक्शन आपने ऐसा नहीं लिया जो आप कनाडा में बैठ के G7 के कॉन्फ्रेंस के बीच में रह के नहीं कर सकते। तो इससे यही पता चलता है कि आप ईगो और लोगों के सवालों से डर गए। अब आप कहोगे कि ऐसा कौन सा सवाल है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ सवालों का लिस्ट। वहां से इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल किया। इनको एक डर था प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके, क्योंकि जब 5, 6 और 9, 10 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो ट्रम्प साहब ने बहुत बार बोला है कि मैंने इन दोनों के न्यूक्लियर पावर देश के बीच में मिडिल मैन का काम किया और मध्यस्थता करा दी। तो हो सकता है मोदी जी ये पूछ लेते कि भाई साहब आप ये बता दो कि आपने मेरे से किस दिन बात किया, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय से एक इंफॉर्मेशन आई है कि जहां पर यह बताया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी से इंडिया के आर्मी में बात हुआ और उन्होंने सीज फायर के लिए बोला था, और उसके बाद यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई थी, लेकिन ट्रंप और मोदी जी की बात नहीं हुई थी। लेकिन ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल से बता रहे कि मैंने रुकवाया। तो जब हो सकता है मोदी जी सामने सामने होते तो ट्रंप से पूछ लिया जाता, और कि भाई साहब आपने सीज फायर कब? तो इस सवाल के जवाब से बचने के लिए ट्रंप वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद आप सभी को पता है कि यूएसए ट्रेड टैरिफ लगा रहा है, तो इस पर यूरोपियन कंट्री भी खफा है। तो वो उनसे सवाल पूछ सकते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे। इन सभी सवालों से जवाब से बचने का सिर्फ एक तरीका था, वहां से भाग चलो। अब मोदी जी का क्या इंप्रेशन आया, क्या इंप्रेशन नहीं आया? तो मैं कहता हूं कि इस बार भारत और मोदी जी का इंप्रेशन बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि पिछले 11 साल से ये विजिटिंग कर रहे हैं, और ये सिंगल देश है जहां पर एक प्राइम मिनिस्टर ही पहुंच जा रहा है। वहीं से यूएसए के जो प्राइम मिनिस्टर यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और तकरीबन आधा घंटा की बात की। और इस आधे घंटे में मोदी जी ने क्लियर कट बता दिया कि
हमने पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर किया था, वो पाकिस्तान के कहने पर किया था, ना कि किसी और व्यक्ति के कहने पर। और एक और चीज इन्होंने कंफर्म कर दिया कि कश्मीर और पाकिस्तान के मामले पर हम किसी भी बाहरी आदमी का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोला कि आप कॉन्फ्रेंस के बाद यूएसए होते हुए जाएं। तो आपको क्या लगता है, ये कोई बेरोजगारी का आलम छाया हुआ कि हाँ जी एक जगह आए हो, बगल में है, पेट्रोल कम लगेगा, घूमते फिरते चले जाओ? मोदी जी ने इसको बहुत ही नम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया, क्योंकि किसी भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी प्रेसिडेंट का एक प्रोटोकॉल होता है और उसके शेड्यूल टाइट होते हैं। इन्होंने बोला कि जब कभी आना होगा तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे काम हैं। और तो ये यूएसए बुलाना क्यों चाह रहा था? यूएसए इसलिए बुलाना चाह रहा था ट्रंप साहब कि वहां पर इन्होंने पाकिस्तान के जनरल को बुलाया हुआ था, और वो चाहते थे कि दोनों का एक साथ फोटो खिंचवा दे। और इसका जो हम बोल रहे हैं बार बार कि हमने सीज फायर करवाया, सीज फायर करवाया, तो उसका तीनों के एक साथ फोटो लाके ये बताते कि सीज फायर मैंने करवाया और मैंने बात भी करवा दिया। तो इसमें मोदी जी इसके जाल में नहीं आए, जो ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा झटका है और पूरे वर्ल्ड के लिए एक चेतावनी है कि आप अपना हित अपने से देखो, चाहे वो कितना भी सीनियर क्यों ना हो। वर्ल्ड लीडर आज के डेट पर यूएसए है, लेकिन फिर भी भारत ने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि दूध दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीते हैं। एक बार ऑलरेडी मोदी जी ने देख लिया है कि यूएसए किस तरीके से श्रेय लेना चाहता है, जबकि उसने कुछ भी काम नहीं किया। तो ये लर्निंग हमारे और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसने हमारे ट्रस्ट को किसी कारण से ब्रिच किया है, तो सेकेंड टाइम तो गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वही गलती सेकेंड टाइम भी किया तो उससे ज्यादा बेवकूफ और गलत आप कहलाओगे। तो ये मोदी जी ने अपने मिस्टेक को दोबारा रिपीट करना नहीं चाहा, और उन्होंने यूएसए जाने का न्योता इस टाइम ठुकरा दिया। इंडिया ने ये बता दिया कि मैं स्टैंड अलोन काफी हूं, और मैं किसी के भी दबाव में इजी वे में नहीं आ सकता। तो इस तरीके से मोदी जी ने काफी स्ट्रांग मैसेज पूरे वर्ल्ड लीडर को दे दिया है, पूरे वर्ल्ड को दिया है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करो, और आपको या हमें किसी के सहारे या किसी के डायरेक्शन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। और ट्रम्प चाहते थे कि मोदी आ जाए और सीज फायर का जो वो बार बार ऐलान कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसको वो प्रूफ के साथ दिखा सके कि मेरे साथ देखो, पाकिस्तान को भी बुला लिया मैंने, देखो प्राइम मिनिस्टर इंडिया को भी बुला लिया, और मैंने सीज फायर ही करवाया, और आज मैं इसको बता। तो ट्रम्प का जो जाल था, वो मोदी जी उस जाल में नहीं फंसे, और इंडिया के लिए बहुत ही ये सुखद घटना है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जरूर बने रहें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।